हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जून मंथ के करंट अफेयर्स। जून मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप किसी भी टाइप के वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि पीईटी या अगर हम बात करें यूपीएसआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता ही है, करंट अफेयर्स का जो रोल है वो लगातार सभी एग्ज़ाम्स में बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आपको ये करंट अफेयर्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हो, व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड। तो ये जो मिल्क डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को। हर वर्ष 1 जून को मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ल्ड मिल्क डे की बात की जाए तो इसकी शुरुआत, ध्यान रखिएगा, 2001 में संयुक्त राष्ट्रीय नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्रीय संघ या यूनाइटेड नेशंस ने की थी। इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या रीज़न था? इसको स्टार्ट करने के पीछे एक रीज़न था कि ये हमारी डाइट में कितना ज़रूरी हिस्सा है, इसके प्रति लोगों के लिए जागरूक करना, लोगों को इसके उद्देश्य को समझाना, ये सारी डिटेल्स हमें इसके अंतर्गत समझानी होती है। और अगर हम बात करें दोस्तों, इस बार की जो इसकी थीम है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट आपको डेज़ याद रखना है, डेज़ के साथ साथ उसकी थीम भी याद रखनी है। जैसा कि 2021 की जो थीम है वो है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेश के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। यानी कि जो डेयरी क्षेत्र है उसमें पर्यावरण और पोषण का तो ध्यान रखना ही रखना है, इसके साथ साथ उसमें सामाजिक अर्थशास्त्र में भी क्या होनी चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप सर्कल में इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में फैलाएं, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अपनी अपकमिंग आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे अगर हम लोग बात करें 1 जून की, तो 1 जून दो डेज के नाम से फेमस है। 1 जून जिसमें फर्स्ट हमने देखा वर्ल्ड मिल्क डे, और दूसरा यहाँ पे ग्लोबल पेरेंट्स डे भी 1 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी भी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस अपने बच्चों के लालन पोषण और सुरक्षा में परिवार की प्राथमिकता जिम्मेदारी को से सम्मानित किया जाता है। तो 2 पॉइंट याद रखना है, 1 तारीख को मातृ पितृ दिवस या ग्लोबल पेरेंट्स डे, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मिल्क डे भी 1 जून को ही मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ये पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, भारत में पाए गए कोविड के जो नए वेरिएंट हैं उसका क्या नाम रखा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंडिया में अभी हाल ही में जो वेरिएंट पाए गए हैं उसका नाम इसने क्या रखा है? तो ध्यान रखना, एक इसने नाम रखा है डेल्टा और दूसरा रखा है कप्पा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी। WHO की बात करें तो WHO ने फर्स्ट टाइम, अगर हम लोग बात करें अब देशों में जो नए नए वेरिएंट पाए जा रहे हैं तो उनके नए नए नाम रखने उसने स्टार्ट कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि WHO ने ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत दूसरे देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट के नाम रखने इसने शुरू किए हैं, जो कि ग्रीक भाषा में इसने रखना स्टार्ट किया। जैसे भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो इसने नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो इसने जो भारत में जो नाम दिए हैं वो देखो क्या दिया गया है, एक तो डेल्टा और दूसरा क्या दिया गया है? कप्पा, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ब्रिटेन में जो नया वेरिएंट पाया गया था उसका नाम इसने क्या दिया? अल्फ़ा। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में जो वेरिएंट पाया गया उसका नाम इसने क्या दिया? बीटा।
तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो कहाँ पे पाया गया है, तो एक आपका ब्रिटेन में और दूसरा वेरिएंट कहाँ पाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन हमारे इंडिया में 2 वेरिएंट पाए गए हैं, जिसमें एक का नाम कप्पा रखा गया, दूसरे का नाम क्या रखा गया, डेल्टा, जिसका ये देखो सूत्र, जिसका ये पॉइंट ये दिखा यहाँ पे ये भी डिनोट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि वित्त वर्ष जो हमारा फाइनेंसिंग ईयर है 2020 और 21 में देश का जो राजकोषीय घाटा यानी कि जिसे फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं वो कितने प्रतिशत रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 9.3%। 9.3% हमारे देश में ये फिस्कल डेफिसिट है। अगर इसको हम अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको अमाउंट में कन्वर्ट करूँ तो वो बनेगा 18.21 लाख करोड़ रुपीस। अगर हम देखें तो सीजीए ने ये डाटा जारी किया है और सीजीए की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसके द्वारा ये डेटा दिया गया है, जिसने ये बताया है कि हमारे देश में जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 9.3% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हालांकि फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 9.5 लगाया गया था, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो ये कितने परसेंट का, तो 9.3% का ही यहाँ पे लॉस हुआ है, घाटा हुआ है। आखिर ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब यहाँ पे अगर हम समझाएं आपको, तो हमने सपोज करो कि 30.5 लाख करोड़ का बजट बनाया है और अगर हमारा खर्च कितना हो गया 34.5 लाख करोड़। हमने बजट इतने का बनाया था, यानी कि हमारी जो इनकम हुई वो इतनी हुई, लेकिन हमारे खर्चे कितने हो गए, इनकम से ज़्यादा खर्चे हो गए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट। उसी को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्रिक्स से रिलेटेड है, और ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मीटिंग हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ध्यान रखना, इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की गई है और भारत के जो विदेश मंत्री है वो कौन है, एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत इस वक्त देखो ब्रिक्स की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स जिसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो वो बनता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब से मिलकर ये बनता है। और इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में ऐड हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका के ऐड हो जाने के बाद इसके पीछे एस लग गया और ये बन गया ब्रिक्स। मीटिंग का जो मेन मुद्दा था वो कोविड-19 से कैसे निपटा जाए और इसके द्वारा जो हालात पैदा हुए हैं, जो महामारी के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, उससे कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसके अलावा यहाँ पे इन सदस्यों ने आतंकवाद को निपटाने के और उसके उपाय के ऊपर भी जोर दिए थे। इसके बाद 6 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एशियाई मुक्केबाजी की जो अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2021 में भारत में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो अगर हम बात करें वो कौन है, तो वो जिसे आप सभी जानते हैं, आप ये इमेज देख के भी बता पा रहे होंगे कौन है ये, तो वो मैरी कॉम है। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि मैरी कॉम। अगर हम मैरी कॉम की बात करें तो ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है, 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है और इन्होंने इस बार जो है 51 किग्रा भार में, ये जो 30 मई को एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता है। यह आयोजन दुबई में किया गया था इस टूर्नामेंट में मैरी कॉम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये 7वां पदक है ये मैरी कॉम का। इससे पहले 6 बार ये विश्व चैंपियन बन चुकी है। पहला स्वर्ण पदक जो इन्होंने जीता था वो 2003 में जीता था। तो ये मैरी कॉम से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम एक ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग जो भी वीडियोस होगी, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या आपकी जनरल स्टडी से रिलेटेड हो या स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, वो सभी आपको नोटिफाई हो जाए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, वो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष जो है वो किसे सौंप दिया गया है, किसे बना दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा जो कि सरकार ने सीबीडीटी के सदस्य और 1984 के ये IRS बैच के हैं।
यह पद अगले 3 महीने या एक नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिया गया है। इससे पहले इस पद पे जो थे वो कौन थे? प्रमोद चंद्र मोदी इससे पहले वो थे, जिनको अगर हम बात करें वह 31 मई को रिटायर हो चुके। उसके बाद इन्हें जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को इसमें अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी के बारे में कुछ अगर हम जाने तो सीबीडीटी देखो क्या है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1860 में की गई है। यह संगठन वित्त मंत्रालय और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईसीसी वुमेन T20 रैंकिंग में अगर हम बात करें बल्लेबाजी में टॉप किस महिला खिलाड़ी की जगह बनी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आईसीसी की T20 रैंकिंग में जो शेफाली वर्मा है, शेफाली वर्मा जो कि अभी हाल फिलहाल ही इन्होंने यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेब्यू किया है, और हाल फिलहाल ही डेब्यू करके इनका प्रदर्शन इतना बेस्ट हुआ है, इतना अच्छा है कि ये T20 में टॉप की बल्लेबाज हैं और नंबर 1 की रैंकिंग पर हैं आज के इस दौर में। इसके अलावा शेफाली शर्मा अगर हम बात करें तो सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अगर हम बात करें सचिन के अलावा ये दूसरी प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में यहाँ पे डेब्यू किया है तीनों फॉर्मेट में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेब्यू टेस्ट मैच में 100 रन बनाने के जो रिकॉर्ड है वो भी शेफाली वर्मा और सचिन तेंदुलकर के नाम है। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिएगा। टॉप 3 बल्लेबाज जो हैं हम अगर उनकी बात करें तो पहली शेफाली वर्मा जो इंडिया से है, दूसरी बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया से है, और तीसरी भी जो है वो मेग लेगिन है जो वो भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईसीसी की T20 रैंकिंग में बैटिंग के अलावा जो महिला गेंदबाजी है उसमें जो पहला स्थान दिया गया है वो किसे दिया गया है? सोफिया एक्लेस्टोन की। सोफिया एक्लेस्टोन जो कि कहाँ की? इंग्लैंड की प्लेयर है। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर किसे अपॉइंट किया गया, किसे बनाया गया? सोफिया डिवाइन को। तो ध्यान रखना सोफिया डिवाइन जो है वो ऑलराउंडर का खिताब जीती है, उसमें नंबर 1 पे है, जो कि न्यूजीलैंड की है। लेकिन एक सोफी एकेस्टोन है वो कहाँ की है? वो इंग्लैंड की है, जो कि विश्व की नंबर 1 बॉलर है, नंबर 1 वुमेन बॉलर है। और विश्व की नंबर 1 T20 जो बैट्समैन है वो कौन है? तो अभी हमने बताया शेफाली वर्मा। इसके बाद आईसीसी वुमेन T20 रैंकिंग में अभी जो जारी की गई है मई 2021 में, भारत टीम का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर है। और अगर हम टॉप 3 रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे हमारा इंडिया यानी कि भारत आता है। T20 रैंकिंग में भारत तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा T20 में जो नंबर 1 पे है वो कौन सी टीम है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई 2021 में महाराष्ट्र की किस सहकारी बैंक का लाइसेंस इसने रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बी, शिवाजी भोसले, जो कि एक सहकारी बैंक है। और जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है इन बैंकों के ऊपर ध्यान रखिएगा नाबार्ड का कंट्रोल होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लेकिन क्योंकि इनको लाइसेंस अथॉरिटी कौन देता है? आरबीआई। तो इसकी अथॉरिटी को कैंसिल करने का भी राइट किसके पास होगा? आरबीआई के पास ही होगा। और आरबीआई ने यहाँ पे हाल फिलहाल में जो इसका लाइसेंस रद्द किया है वो इस वजह से क्यों किया है? क्योंकि बैंक के पास जो पर्याप्त पूंजी और कमाई जो है वो संभव नहीं है। ये कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। और यहाँ तक कि बताया गया है कि 98% जो इसके अकाउंट होल्डर है उनको उनका सारा पैसा वापस मिलेगा। जब भी कोई बैंक जिसका लाइसेंस रद्द किया जाता है उस कंडीशन में उसका सारा का सारा पैसा रिटर्न किया जाता है, जितने भी अकाउंट होल्डर है। लेकिन अगर कोई बैंक क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें जो DICGC एक्ट है, इस DICGC एक्ट के तहत अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का जो अमाउंट है वो वापस करने की बात कही जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में अंडमान निकोबार का जो कमांडेंट चीफ किसे बनाया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह की बात करें तो इन्हें कमांडेंट चीफ बनाया गया है। कहाँ का? तो अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान निकोबार देश एकमात्र ऐसा ट्राई सर्विस थिएटर है जहाँ पे कमांडो की जो
तीनों की तीनों टुकड़ियां यहाँ पर एक्टिव रहती है। जैसे कि स्ट्राइक सर्विस का मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि नेवी एयरफोर्स एक साथ काम करती है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स यहाँ तीनों एक साथ काम करती है। इसके कमान के चीफ एक होते हैं और इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया है ताकि साउथ ईस्ट एशिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में इज़राइल की बात करें, इसके नए राष्ट्रपति किसे चुन लिए गए हैं। इज़राइल के नए राष्ट्रपति इसाक हेजोंग को चुन लिया गया है। उनका जो 7 साल का कार्यकाल है वो 9 जुलाई से शुरू होगा। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, रेउवेन प्लिवेन, जो कि जुलाई में पद को छोड़ने वाले हैं। इसकी जगह पे हेजोर्ग इज़राइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। वह इज़राइल की लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले 2013 में संसदीय चुनाव में वह इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ भी लड़े थे, लेकिन वो उस चुनाव को क्या हो गए थे, हार गए थे। इसके साथ अगर हम बात करें दूसरी ओर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की बात करें तो 12 साल के शासन के बाद करीब करीब अब उनका शासन खत्म ही होने वाला है और उनकी जगह दूसरा यानी कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका वो ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे चुन लिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो नया अध्यक्ष है वो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को चुन लिया गया है और इन्हीं को अब इसका जो चेयरमैन, इसका जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं इसके बारे में हम लोग अगर कुछ जाने तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो 2 जून को NHRC अध्यक्ष पद को संभालेंगे। NHRC की बात करेंगे तो ध्यान रखना उनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक के लिए होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति में 31 मई को इनके ऊपर मोहर लगा दी गई है, जिसके बाद अब इन्हें चेयरमैन बना दिया गया है। उनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद से 5 महीने तक इस पद को खाली रखा गया। उसके बाद आज फिलहाल अगर हम लोग बात करें इन्हें यानी कि अरुण कुमार मिश्रा जी को अपॉइंट कर दिया गया है। 14 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये आपका सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करेंगे तो इस ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है तो 117 रैंकिंग है और ये कितने देशों में की गई थी तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 193 देशों में, 193 देशों में भारत की रैंकिंग जो है वो 117 रैंकिंग है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी के मसले पर लड़खड़ा रहा है भारत। अब बेहतर जीवन से जुड़े मामलों में भी पिछड़ गया है हमारा भारत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना के कारण जो महामारी आई है, जिसके कारण जो लोगों में गरीबी आई है, जो लोगों की कंडीशन ख़राब हुई है, उस वजह से हमारी रैंकिंग में भी हमारी स्थिति क्या होती जा रही है, धीरे धीरे फिसलती जा रही है। भारत का कुल SDG स्कोर अगर हम बात करें 100 में से 61 पॉइंट था, 61 पॉइंट था। नेपाल, भूटान और श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो ये देश से भी पिछड़ा हुआ है हमारा भारत देश। UN सदस्य देशों में 2015 में इन 17 SDG को स्वीकार किया गया। इन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो इसमें जो टॉप 3 देश हैं वो पहला देश जो है वो है स्वीडन, दूसरा डेनमार्क और तीसरा फिनलैंड है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में वो कौन सा राज्य है जो टॉप पर आया है तो केरल राज्य है, जो कि 3 जून में ये इंडेक्स बताया गया था जिसमें केरल टॉप पर रहा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे पायदान पे कौन रहा तो हिमाचल, तीसरे पे कौन रहा तो तमिलनाडु। और हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं तो ध्यान रखना अगर हम बात करें विवेक राम चौधरी की तो विवेक राम चौधरी वह 45वें वाइस ऑफ एयर स्टाफ होंगे जो 1 जुलाई को इस पद का चार्ज लेंगे। इस वक्त वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो ध्यान रखना इस वक्त कौन है तो एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा इसके हेड थे और इनकी जगह विवेक राम चौधरी को अपॉइंट कर दिया गया। इसके अलावा IAF अधिकारियों के बारे में अगर हम बात करें तो एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल बल्लभ राधाकृष्णन दिल्ली के पश्चिमी कमान के चौधरी का स्थान लेंगे। वहीं जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान पर प्रभाव संभालेंगे। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17th क्वेश्चन, जिसमें वो ये पूछा गया है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है। तो अभी जो अगर हम बात करें इससे पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पे यहाँ पे डॉक्टर पैट्रिक अमोद को इसका हेड चुन लिया गया है, और वो केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोद को 1 वर्ष के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 2 जून को की गई है, जहां 149वें सत्र के दौरान डॉक्टर पैट्रिक को ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ले ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पे डॉक्टर पैट्रिक को अब यहाँ पे WHO का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केन्या की बात करते हैं तो केन्या की जो राजधानी है वो क्या है, नैरोबी, और केन्या की जो मुद्रा है वो क्या है, केन्याई शिलिंग, और केन्या के राष्ट्रपति कौन है, तो उहुरु केन्याटा। 18 क्वेश्चन, भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें अगर हम लोग, तो इस दिन सभी को पेड़ लगाने होते हैं, सभी को पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भविष्य क्या है, सुरक्षित है। पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 1972 से की गई थी, ध्यान रखना, इसे मनाने की शुरुआत 1972 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। सबसे पहले ये दिवस स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। इस दिन यहाँ पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें भारत और के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया था। 2021 की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है वो क्या है, तो वो ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि परिस्थिति तंत्र की बहाली। फीफा रैंकिंग में भारत की क्या पोजीशन है, 105वीं पोजीशन पे है। फीफा की जो हाल ही की जारी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 105। बताओ कितनी बुरी स्थिति है हमारे इंडिया की फुटबॉल में। अगर हम लोग बात करें फुटबॉल में कहाँ है हमारा फ्यूचर, ये देखिए 105वीं रैंक पर है। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की फुल फॉर्म होती है। फीफा ने 27 मई को 2021 को ये रैंकिंग जारी की थी, जिसमें भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस रैंकिंग में 210 नेशनल टीम को शामिल किया गया था, जिसमें 105वें स्थान पर हमारा इंडिया आया था। फीफा के अध्यक्ष फिलहाल कौन है, तो गियानी इनफेंटिनो, और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो ज्यूरिखा स्विट्जरलैंड में। टॉप के 3 जो टीमें हैं, जिसमें पहली बेल्जियम, दूसरी फ्रांस और तीसरी ब्राज़ील, ये टॉप की 3 टीमें हैं इसमें। और इंडिया 105वें रैंक पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल दिवस में लोगों को स्वस्थ रहना, व्यायाम के तौर तरीकों को समझाना है। साइकिल दिवस मनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की बात करेंगे तो इस दिन जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अधिकतर लोग तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 2018 से मनाने की इसकी शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने इस दोस्तों को इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ आप अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम लोग अब 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, जिसमें ये पूछ लिया गया है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो हाल ही में अनूप चंद्र पांडे की बात करेंगे। वह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और हाल ही में इन्हें यहाँ पे मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ जानते हैं। यह देश में होने वाले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य, एक चीफ इलेक्शन, 2 कमिश्नर और ध्यान रखिएगा इसमें होते हैं। इस वक्त सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन है। एक पद खाली था, जिस पद पर अगर हम बात करें किसे अपॉइंट कर दिया गया है, तो अनूप चंद्र पांडे को इस पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1950 25 जनवरी में की गई थी। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय मूल के किस देश के पूर्व पीएम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर इंडिया में राजकीय शोक सभा आयोजित की गई थी, तो मॉरिशस के ये थे। और मॉरिशस के अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन 3 जून को हो गया, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में यहाँ पे ध्यान रखना एक शोक सभा आयोजित की गई थी। और मॉरिशस
दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं मॉरिस के, और वह 3 बार प्रधानमंत्री रहे, लगभग 18 साल तक रहे। इस वक्त उनके बेटे प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मॉरिस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मुद्रा यहाँ की मॉरिशियन रुपया है, मॉरिशियाई रुपया। किस पुस्तक के लिए डेविड डियोप और अन्ना मेस्कोवाकिस को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है? तो ये बुक इनकी कौन सी है? एट नाइट ऑल बुक इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक को डेविड डियोप ने यहाँ पे फ्रेंच भाषा में लिखा है और इसका नाम फ्रेंच भाषा में क्या दिया है? फ्रेरे डी एम। और वहीं इसकी बात की जाए तो इस पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन है? अन्ना मेस्कोवास्किन है, जिन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कमेटी ने यह ऐलान किया है कि जो इसमें प्राइज़ रकम होती है 50,000 पाउंड की, ये दोनों को बराबर बराबर बांट के दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के और कुछ फैक्ट देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वर्ष 2005 में पहली बार दिया गया था। ये अवार्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। इस पुस्तक को देने का उद्देश्य दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कथा साहित्य के अधिक प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है इसे अवार्ड को। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यह पूछा गया असम ने किस पार्क को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चुन लिया है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो इसका पहले बायोस रिजर्व पार्क था और इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रायमोना। रायमोना जो कि असम राज्य के कोकराझार जिले के रायमोना में ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित कर दिया गया है। इससे पहले वहाँ पे जो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आप उनके नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सेब्रो राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे जो पहले से थे, और एक जो अभी 6ठा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ बना दिया गया है वो कौन सा? रायमोना। कहाँ पे है? तो कोकराझार जिले में ये स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है, असम के कुछ फैक्ट देखें तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? हिमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और राजधानी क्या है असम की? तो दिसपुर असम की राजधानी है। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 6 जून को विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विश्व कीट की जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस 2017 में मनाया गया था। इसके साथ साथ इस दिवस में को मनाने की शुरुआत चीनी कीट संघ फेडरेशन ऑफ एशियन और इसके अलावा ओशिनिया पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन, नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा यह सह प्रायोजित किया गया था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की कुछ खास बात अगर हम लोग देखें तो इस दिन की जो खास बात है वो देखो क्या है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो खराब भोजन की खाने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं उनको इसके बारे में जागरूक करना है। इन दिन में को मनाने की घोषणा 2008 में यूएन के द्वारा की गई थी और कृषि राष्ट्रीय संगठन की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से की गई थी। 2021 में इसकी जो थीम रखी गई है, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। बेंजामिन नेतान्याहू जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, इजराइल के प्रधानमंत्री, जो जिनकी जगह पे किसी नया प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया गया है, तो नेफ्ताली बेनेट की बात करेंगे। उन्हें बेंजामिन नेतान्याहू की जगह पर ले ली है और 12 साल 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे थे। अब उनके जगह पे नेतन्याहू इजराइल सबसे लंबे समय तक अब तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है 28 क्वेश्चन, उसमें ये पूछा गया है कि पुस्तक होम इन द वर्ल्ड किस भारतीय अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा। इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया और वह नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ये भी ध्यान रखना, पहले अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, पहले अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, पहले अर्थशास्त्री जिसे नोबेल मिला है, नोबेल। तो वो ध्यान रखना कौन है, वो है आपके
माननीय रैगनार फ्रिस्क जी। और इन्होंने क्यों मिला था, तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटने के लिए, माइक्रो और मैक्रो को। इसके बाद पहले इंडियन जिसे इकोनॉमिक्स का पुरस्कार मिला तो वो थे अमर्त्य सेन, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कही थी, इसकी खोज की थी। एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को और टाइम तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना कि जो उनका कार्यकाल समाप्त होना था, यानी कि मिस्टर चेयरमैन जो थे वो कौन थे, एमआर कुमार की बात की जाए तो ये जो एमआर कुमार है इनका कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होने वाला था, जबकि इसे बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका पूरा नाम है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। थर्ड क्वेश्चन 47 यानी कि 47वें G7 लीडर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित की गई थी, तो हाल ही में ये कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में अपॉइंट की गई थी। वहाँ पे इस मीटिंग को रखा गया था। इसकी मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा की गई थी, क्योंकि 2021 के G7 के अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का विषय बिल्डिंग और बैंक बेटर है। सदस्यता की बात करेंगे तो इसके सदस्य कौन है, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड यूनियन, इसकी जो समिट है उस समिट में शामिल नहीं होती है, पर इस ऑर्गेनाइजेशन में वो शामिल जरूर होती है G7 में। विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने रकम का लोन देने की बात की है, तो $500 मिलियन, जिसे हम हमारी भाषा में कहें तो 3682 करोड़ रुपए का उधार दिया है वर्ल्ड बैंक ने। यह लोन ध्यान रखिएगा प्रोग्राम के तहत दिया गया है। कौन से प्रोग्राम के तहत, तो RAMP प्रोग्राम के तहत दिया गया है। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2020 में $750 मिलियन की मदद की थी। $500 मिलियन रकम यानी कि 5.55 लाख छोटे उद्योगों को इससे सहायता मिलेगी, इस लोन से सहायता मिलेगी। फ्रेंच ओपन जो हाल ही में संपन्न किया गया है, इस एकल में जो टेनिस का खिताब जो है वो पुरुष का खिताब किसके द्वारा जीता गया, नोवाक जोकोविच जो एक महान खिलाड़ी हैं। और अगर हम लोग बात करें वह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। जोकोविच ओपन एरा में 2 बार कोरियन ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। उन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 5 बार विंबलडन और 3 बार US ओपन जीता है। रोड लेवर के बाद वह 52 साल में सभी 4 ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके बाद तीसरा अगर हम लोग बात करें फ्रेंच ओपन 2021 में महिला की तरफ से ये जो एकल खिताब है वो किसने जीता था, तो वो एकल खिताब ध्यान रखना किसने जीता था, बारबोरा क्रेजिकोवा। वे चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं फ्रेंच। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में आयोजित किया गया था पुरुष युगल और इसके साथ साथ महिला युगल और मिक्स डबल क्वाड में कौन कौन जीता है, ये सारी डिटेल्स अगर हम बात करें इसमें डिस्कस की गई है। नीति आयोग ने किस बैंक में के निजीकरण की सिफारिश जून 2021 में केंद्र सरकार को की है, तो हाल ही में वो कौन से 2 बैंक हैं जिसको यहाँ पे प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका और इंडियन ओवरसीज़ ये 2 वो बैंक हैं जिनको यहाँ पे प्राइवेटाइज करने की बात की गई है। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के शुरू में यह सिफारिश की है। नीति आयोग ने कहा है कि इन दोनों बैंकों का सरकारी हिस्सा बेचा जाना चाहिए। HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसके जो नए इंडिया के CEO अपॉइंट किए गए हैं वो हितेंद्र दवे भारत में जो HSBC की ब्रांचेज हैं उन सभी की देखरेख जो है वो किनके कंट्रोल में, किस CEO के कंट्रोल में रहती है, तो हितेंद्र दावे के कंट्रोल में रहती है। HSBC का पूरा नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हांगकांग संघाई कॉरपोरेशन लिमिटेड। हितेंद्र दावे जो रोस की जगह लेंगे। HSBC एशिया पैसिफिक के मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। और HSBC की बात करें तो इसके जो ग्लोबल CEO हैं वो कौन है, नोएल क्विन, और मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में। संस्थापक इसके कौन थे, तो ध्यान रखना थॉमस सदरलैंड, और इसकी स्थापना 1865 में की गई थी हांगकांग में।
भारत के अलावा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका ये जो 36 क्वेश्चन है, ये आपके आज के इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। भारत थाईलैंड जो है समन्वित गश्ती अभ्यास 9 से 11 जून को कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में भारत और थाईलैंड के बीच में ये जो एक्सरसाइज हुई है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में स्टेट ऑफ मलक्का में आयोजित किए गए। भारत और थाईलैंड के बीच 2005 से हर साल 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा पर इंडो थाई कॉर्पोरेट का आयोजन किया जाता है। इंडो थाई कॉर्पोरेट, इसको इंडो थाई कॉर्पोरेट के नाम से जाना जाता है, जिसका आयोजन किया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जून मंथ्स के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखा, जिसमें हमने ये पहला पार्ट देखा है। हम बहुत ही जल्दी दूसरे पार्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी से।